हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी देखिए आपकी डिस्क्रिप्टिव सीरीज चला रहा है, जिसका आधार डॉक्टर शविंद्र सिंह की पुस्तक भौतिक भूगोल का स्वरूप है। उन्हीं से, उसी पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि ये पुस्तक आयोग में जहाँ कहीं भी, ठीक है, कोई प्रश्न का विवाद होता है, ये पुस्तक वहाँ प्रस्तुत की जाती है आधार के रूप में, इसलिए उससे ही सारी चीज़ें ली गई हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, आप जानते हैं। और आपके पास अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से ये पुस्तक होगी। तो आइए हम ये इसका छठा सीरीज है, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उस पर हम विचार करेंगे और बहुत ही शार्ट रूप में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके MCQ यानी बहुविकल्पी टाइप के जितने भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में बनते हैं वो सभी हल हो जाएंगे। एग्ज़ाम कोई भी हो, आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति अगर पूरा दिया जाएगा तो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको मज़ा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ डांस तो होता नहीं है, ठीक है। पढ़ने लिखाने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। आप वो वीडियो घंटों देख लेते हैं जो आपके भविष्य को बनाने में नहीं, बिगाड़ने में काम कर रही है, ठीक बच्चों की तरह, और वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते जिससे आपकी ज़िंदगी बन सकती है। अगर आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से इसको देखने में आपको मज़ा आएगा। इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में जाएगा। फिलहाल यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए और देखिएगा। इसके पहले वही निचोड़ सीरीज वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको इसका इंपॉर्टेंट समझ में आएगा प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम टाइम एकेडमी के। देखिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए सौर परिवार आपको पढ़ाया जा चुका है, वहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप निश्चित रूप से उसका हल कर लेंगे, ठीक। और उसी सौर परिवार का ही ये भाग है पृथ्वी। एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी की उत्पत्ति, फिर इससे जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारी हम लोग देखेंगे, जानकारियों को देखेंगे। तो देखिएगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके संबंध में तमाम सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। पृथ्वी की उत्पत्ति, टू द पॉइंट हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, टू द पॉइंट। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि पृथ्वी सौर परिवार का कौन सा, बुध शुक्र पृथ्वी, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। ये मैंने लाइन क्यों लिखी, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी ग्रह हैं अभी तक जानकारी के अनुसार इसी पर जीवन पाया जाता है, बाकी किसी ग्रह पर अभी तक जीवन पाए जाने की कोई उम्मीद तो दिखी है, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी पूर्णतः हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर लिखेंगे इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के संबंध में कब, सर्वप्रथम 1749 में, ठीक है। सर्वप्रथम 1749 में, सर्वप्रथम 1749 में
फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन ने अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। यहां से 3 प्रश्न आपके बनेंगे, एक लाइन प्रश्न 3। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपना विचार किसने दिया? तो कास्ते द बफन हो जाएगा उसका आंसर। फिर प्रश्न बन सकता है कि कास्ते द बफन कहाँ के थे? ठीक है, तो यह फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फिर प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने अपना विचार कब दिया? तो 1749 में दिया। कब दिया? 1749 में दिया। मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना जी। अब आप लिखेंगे यहां से, और अगली लाइन, इसके बाद विद्वानों में पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर जिज्ञासा बढ़ी और बहुत सारे विद्वान इसके संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। देखिए ये जो पढ़ाने का तरीका है, आपको यहां से लिखना भी आ जाएगा, क्योंकि किसी प्रश्न का आंसर कैसे आप लिखेंगे, ठीक, ये भी आप सीख लेंगे यहां से। ये बात क्लियर हो गई। जब कहीं से बात शुरू होती है तो वहां से बात स्टार्ट हो जाती है कि नहीं ये सही है, ये नहीं ये सही है। हालांकि कास्ते द बफन जब पहली बार अपना विचार प्रस्तुत किए तो बहुत दिनों तक वो माना गया, लेकिन फिर इसके बाद तमाम सारे विचार आते गए, जिससे एक दूसरे के विचार कटते गए। ठीक है, फिर आप लिख लेंगे अध्ययन की सुविधा के अनुसार इस विचारों या हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। ठीक है, हाइपोथेसिस अंग्रेजी में क्या कहलाती है? परिकल्पना। मतलब ऐसा हुआ होगा, पूर्णतः ऐसा ही है, ये कोई नहीं कह रहा है, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं, तो वह चीज मानी जाती है, ना पूर्णतः गलत होती है, ना पूर्णतः सही होती है। समझ में आ रही बात? और सिद्धांत और परिकल्पना में यही अंतर होता है। सिद्धांत जब परिकल्पनाएं सिद्ध हो जाती हैं तो वही सिद्धांत बन जाते हैं। जैसे रिसर्च के दौरान आप जब कोई विषय या टॉपिक, किसी विषय के किसी विशेष टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, तो आप अपने उद्देश्य के अनुसार परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस गढ़ते हैं, और जब आपका रिसर्च पूरा हो जाता है तो आप देखते हैं कि कितनी आपने जो परिकल्पनाएं की थी, क्या आपका रिसर्च उसके अनुरूप है या कुछ इधर उधर जा रहा है। ठीक है ना जी। तो ये सब क्या है? परिकल्पनाएं हैं, पूर्णतः सत्य नहीं है, सत्य के करीब हैं। समझ में आई बात? विचारों या परिकल्पनाओं को 2 भागों में
बांटा गया है। ठीक है, देखिए दो भागों में बांटा गया है। इस बांटे जाने का आधार क्या है? तारों की संख्या है। एक विचारधारा है जो मानकर चलती है कि एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और दूसरी विचारधारा जो है वो ये मान के चलती है नहीं, एक से अधिक तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। किसी ने 2 माना है, किसी ने 3 मान लिया है। ठीक है, तो एक तारा जो मानकर चलता है एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसकी विचारधारा को हम अलग देखेंगे, और ऐसे जितने लोग मानने वाले हैं उनके विचारों को अलग कर लेंगे। ठीक है, और 2 तारा या 2 से अधिक तारा जो लोग पृथ्वी की उत्पत्ति में आधार माने हैं उनको हम अलग कर लेंगे। तो यही बांटने का आधार है। यहां लिख लेंगे यहां एक ले लीजिएगा, पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांतों, सिद्धांत मतलब की उत्पत्ति, पृथ्वी के उत्पत्ति, पृथ्वी के उत्पत्ति की परिकल्पनाओं का वर्गीकरण। क्योंकि जब आप हेडिंग्स के रूप में कुछ ले लेते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा बैठती हैं कि किसके तहत हम क्या चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब देखिएगा, लिखिएगा कि परिकल्पनाओं को तारों की संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं को पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं को तारों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। ठीक है, पहला है एक तारा परिकल्पना या अद्वैतवादी परिकल्पना या संकल्पना। पहला क्या है? एक तारा परिकल्पना या अद्वैतवादी संकल्पना भी इसे कहते हैं। वादी संकल्पना। ठीक है, दूसरा क्या है? दो तारा परिकल्पना, दो या दो से अधिक तारा परिकल्पना, या इसे कहते हैं द्वैतारक परिकल्पना। क्या? द्वैतारक परिकल्पना।
या द्वैतवादी संकल्पना, या द्वैतवादी, देखिए द्वैतवादी संकल्पना, ये हो गई। ठीक है, तो एक तारक परिकल्पना या अद्वैतवादी संकल्पना, या दो से अधिक तारा परिकल्पना या द्वैतवादी संकल्पना, ये हो गया। अब एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, लिख लेंगे अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, अद्वैतवादी संकल्पना। देखिए अद्वैतवादी संकल्पना, इसमें जिन जिन विद्वानों ने अपना विचार दिया है उसको हम लिखेंगे, और अपने जो बहुविकल्पी टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उसके अनुसार 4-5 जो नाम इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी परिकल्पनाएं पूछी गई हैं, उनका नाम हम यहाँ दे दे रहे हैं। और जो विस्तृत रूप से आपसे जानने की ज़रूरत है, उन 2 विचारों को हम विस्तार से आपको बता देते हैं। ठीक है, लिखिएगा अद्वैतवादी संकल्पना में ऐसे विद्वानों के विचार शामिल किए गए हैं जिनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा से हुई है, एक तारे या आद्य पदार्थ इसे कहते हैं, आद्य पदार्थ से हुई है। जिनमें से कुछ विद्वान प्रमुख हैं। क्या है? प्रमुख हैं। देखिए अब इसमें सबसे पहले नाम आएगा किसका? जिन्होंने सबसे पहले संकल्पना दी थी। तो आप लिखेंगे पहला नाम फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन, कास्ते द बफन, कास्ते द बफन। ठीक है, आगे लिख लेंगे एक तारा या आद्य पदार्थ परिकल्पना, एक या आद्य पदार्थ परिकल्पना। कब? 1749 मैंने इसके पहले लिखवा दिया है। दूसरा नाम इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है किसका? जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट का। जर्मन
विद्वान कहिए या दार्शनिक भी कह सकते हैं, दार्शनिक इमैनुअल कांट का, ठीक है। इनकी परिकल्पना का नाम क्या है? वायव्य राशि परिकल्पना। इनकी परिकल्पना का नाम क्या है? ऐसे सीधे पूछा गया है एग्जाम्स में, वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है। वायव्य राशि परिकल्पना कौन? इन्होंने 1755 में अपना ये विचार दिया था। कब? 1755। अगर ये भी पूछा जाएगा तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा नाम क्या है? देखिए, रसल, ठीक है। रसल जो है, रसल ने द्वैतारक परिकल्प रसल कह रहे हैं, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना या नेबुला परिकल्पना दी है। तो लिखेंगे फ्रांसीसी विद्वान, क्या नाम है? लाप्लास। इनकी जो परिकल्पना है इसे निहारिका या नेबुला परिकल्पना कहते हैं। निहारिका या नेबुला परिकल्पना। निहारिका या नेबुला परिकल्पना इनकी परिकल्पना को कहा जाता है। तो देखिएगा, इन्होंने 1796 में परिकल्पना दी थी। कब? 1796। अगर ये भी पूछा जाता कभी कभी तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद रास और लाकीर दो नाम इसमें अब और जुड़े हैं। क्या? रास। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। देखिए, बोर्ड को थोड़ा सा टाइम लगता है। नाम क्या है? रास महोदय ने इन्हीं की परिकल्पना, ये भी क्या थे? फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी विद्वान है। ये इन्हीं लाप्लास की परिकल्पना को संशोधित किया था इन्होंने, ठीक है। तो लिख लेंगे संशोधित निहारिका परिकल्पना, संशोधित निहारिका परिकल्पना, ठीक है। तो ये हो गया। लाकीर का भी नाम जुड़ा है, अगर कभी मिलाने के लिए दे दे तो इनका भी नाम ऐड कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नाम है क्या? लाकीर, ठीक। ये हो गया आपका एक तारक परिकल्पना। अब इसमें से देखिए, अब हम दो तारक परिकल्पना की बात कर लेते हैं कि दो तारक परिकल्पनाओं में किसकी किसकी परिकल्पनाएं शामिल हैं। या आप कहिए तो एक तारक परिकल्पना, इसी में से हम जो दो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, वायव्य राशि और निहारिका परिकल्पना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे देते हैं। तब चलते हैं किसके बारे में जानने, या नाम आप लिख लीजिए, एक की व्याख्या बाद में सुन लीजिएगा। चलिए पहले नाम यही जान लीजिए। हाँ, इसके बाद द्वैतारक परिकल्पना में देख लीजिएगा किसकी किस परिकल्पनाएं महत्वपूर्ण है। द्वैतवादी संकल्पना
परिकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, पढ़ने का मतलब ही यही है कि चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएं। आप किताब पढ़ रहे होंगे, अगर उससे अपना नोट बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप क्या करिएगा, इसी को अपना नोट समझ लीजिए। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में कोई पूछे तो आपको ये नाचना चाहिए। जैसे ध्यान लगाने पर, आप अभी शादियों का माहौल बीता है, ठीक है, किसी स्टेज पर किसी की सूरत आपको नज़र आ गई होगी, वो नहीं भूल रही है, उससे आपका कहीं ना कहीं मन लग गया है। उसी तरह से जिस दिन पढ़ाई से मन लग जाएगा कि कोई भी कहीं भी भूगोल का कोई टॉपिक नाम ले कि भाई ब्रह्मांड क्या है, सौर परिवार क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है, ठीक है, तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दिमाग में नाचने लगें। जिस दिन इस तरह का प्रेम हो जाएगा, ठीक है, उस दिन आप सफलता से दूर नहीं रहेंगे। हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे तो इसी तरह का लग रहा था कि कब होगा कब होगा, क्योंकि जब पढ़ाई पूरी हो गई तब जाके हुआ है। क्लियर ना जी? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती भी थोड़ा बहुत करते रहिए, लेकिन अपने ग्रुप के साथ, ठीक है। जो पढ़ने वढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनसे मस्ती करिए, घूमने वाले से मस्ती मत करिएगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा। द्वैतवादी संकल्पना, तो इसमें एक लाइन आप लिख लेंगे कि द्वैतवादी संकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति दो या दो से अधिक तारों से मानी गई है। इसमें निम्नलिखित विद्वानों की परिकल्पना शामिल है। देखिएगा कौन कौन से विद्वानों की परिकल्पना शामिल है। तो पहला नाम किसका है? चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना। लिखेंगे चैम्बरलिन एवं मोल्टन। चैम्बरलिन एवं मोल्टन की क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन एवं मोल्टन की क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना है। फिर जेम्स जीन्स एंड जेफरी, क्या? जेम्स जीन्स एवं जेफरीज, इन्होंने सुधार किया था इसलिए इनका भी नाम जुड़ जाता है। कौन सी परिकल्पना? तो लिख लीजिएगा ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। देखिएगा अगला नाम जो है तीसरा नाम है रसल। किसका? रसल की परिकल्पना, और इन्होंने जो नाम दिया है रसल की, द्वैतारक के नाम से जानते हैं या बाइनरी पूछा जाता है। द्वैतारक या बाइनरी के नाम से इसको जानते हैं, बाइनरी परिकल्पना। अब तक आपके पास ये सारे प्रश्न हैं
ठीक है। जो भी आप ये देख रहे हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए बड़े इत्मीनान से आप लेते जाइएगा, ठीक है। एक है होयल तथा लिटिलटन की नोवा परिकल्पना। होयल तथा लिटिलटन इन्होंने क्या दिया है? नोवा परिकल्पना। पूछी गई है बहुत बार, नोवा परिकल्पना। नोवा परिकल्पना, अब देखिए मौसम बारिश का है, थोड़ा सा कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे, इसलिए मुझे तुरंत जाना पड़ा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब ये नोवा परिकल्पना, इसके बाद एक और है ऑटो स्मिड। एक परिकल्पना और है, नाम है क्या? ऑटो स्मिड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटो स्मिड की अंतर तारक परिकल्पना, या इसे धूल परिकल्पना भी कहते हैं। धूल परिकल्पना। तो अगर इतना आप जान गए, चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफरी की ज्वारी परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक या बाइनरी परिकल्पना, होयल तथा लिटिलटन की नोवा परिकल्पना, ऑटो स्मिड की अंतर तारक या धूल परिकल्पना, तो इसी से आपके पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे लगभग 90 से ऊपर % आपका सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी, इसमें से जो एक तारक परिकल्पना थी उसमें से दो परिकल्पनाओं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर से कभी कभी प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक है, उसके अंदर से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो हम उस पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। आइए, देखिएगा, यहां डाल दीजिएगा इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की कौन सी ग्रहाणु परिकल्पना? क्या देखिए दिमाग से, इमैनुअल कांट की क्या था? वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब देखिए, मैं वहां से महत्वपूर्ण पॉइंट को निकालकर रख लिया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस उतना ही चीज आपको नोट कर लेना है, ज्यादा नहीं। देखिएगा, पहले इनके परिचय के संबंध में आप जान लीजिएगा। लिखेंगे कि इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। क्या लिखेंगे? इमैनुअल, क्योंकि प्रश्न यहां से भी आता है। इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे
जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कब 1755 में एक तारक वायव्य राशि परिकल्पना दी। ठीक है। अब देखिए इसमें भी 3 प्रश्न आपके छुपे हैं। कितने? 3 प्रश्न कि वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी है? तो इमैनुअल कांट ने दिया है। इमैनुअल कांट कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। कब दिया है इन्होंने? 1755 में दिया है। और इनकी परिकल्पना कैसी परिकल्पना है? तो एक तारक परिकल्पना है। एक तारक परिकल्पना है। लाइन 1 है और प्रश्न अनेक है। लाइन 1 है, प्रश्न अनेक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा है जो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लिखेंगे इनकी परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन, ऐसे कर लीजिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ठीक है। अब थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए इनका मानना था कि, बता रहा हूं और साथ साथ लिख भी दे रहा हूं, इनका मानना था कि प्राचीन काल में, ठीक है, कालांतर में ब्रह्मांड में एक आद्य पदार्थ था, दैव निर्मित जो था, जिसको कौन बनाया था? देवों ने बनाया था। दैव निर्मित मतलब ईश्वर का बनाया हुआ एक आद्य पदार्थ था। लिख लेंगे इनका मानना था कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड में एक दैव निर्मित आद्य पदार्थ था। दैव निर्मित आद्य पदार्थ था। ठीक है। फिर इन्होंने क्या मान लिया? इन्होंने माना कि उस पदार्थ के कणों में आपसी टकराव हुआ। ठीक है, लिख लेंगे इस पदार्थ के कणों में आपसी टकराहट हुई, जिसके कारण उसमें, अच्छा एक चीज और, दैव पदार्थ, एक चीज और यहां लिख लीजिएगा, जो अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन था। लिख लेंगे जो अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन था। मतलब इसमें कोई गति नहीं थी। पहला माना कि प्राचीन समय में ब्रह्मांड में दैव निर्मित एक आद्य पदार्थ था।
जो अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन था। ठीक है। हाँ, इसके बाद आगे आगे क्या माना इन्होंने, देखिएगा थोड़ा जल्दी चलेंगे। लिखेंगे आद्य पदार्थ के कणों में आपसी टकराहट हुई, जिसके कारण उसमें ताप तथा गति उत्पन्न हो गई। अब यही सम्मान्यता ही इनकी आलोचना का कारण बनेगा कि ये कैसे हो सकता है। समझ में आई बात ना। हाँ, तो जब आलोचना लिखना हो तो यही सब उठा के लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे लिखेंगे इन्हीं से वायव्य राशि का जन्म हुआ। वायव्य राशि का जन्म हुआ। कहानी थोड़ी सी लंबी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मतलब उन्हीं पदार्थों से वायव्य राशि बनी, जन्म हुआ, जिसमें गति तथा ताप बढ़ने के कारण जिसने लिखेगा, जिसने गति तथा ताप बढ़ने के कारण नीहारिका का रूप धारण कर लिया। मतलब नीहारिका में बदल गई। समझ में आई बात। ये कौन कह रहा है, ये कांट कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें घटित हुई। अगला लिखिएगा, लिखेंगे नीहारिका की गति तेज होने, ऐसे उन्होंने कहा कि नीहारिका का आकार बढ़ता गया तथा उसकी गति तीव्र हुई। ये भी एक आलोचना का कारण बना है कि आकार बढ़ेगा तो गति कम होगी, गति कैसे तीव्र हो गई। ठीक है, लेकिन ये कांट ने ही माना था कि नीहारिका का आकार बढ़ता गया तथा उसके गति में वृद्धि हुई, जिसके कारण केंद्रापसारी बल के कारण मध्य भाग से एक छल्ला अलग हुआ और शीतल होकर एक ग्रह बना। मध्य भाग से एक छल्ला अलग हुआ, वो शीतल हो गया और एक ग्रह के रूप में तब्दील हो गया। इसी प्रकार क्रमशः 9 छल्ले बने। लिखेंगे इसी प्रकार
क्रमशः 9 छल्ले निकले, जिससे 9 ग्रहों का निर्माण हुआ और बीच का भाग क्या हो गया? बीच का भाग सूर्य बना। बीच का भाग सूर्य बना। अब देखिएगा, ये तो थी इनकी परिकल्पना। अब यहीं आप आलोचना लिख लीजिएगा। आलोचना, एक लाइन लिखिएगा, इनकी परिकल्पना की आलोचना इनके द्वारा मानी गई मान्यताएं बनी। आप 1 2 3 4 नाम लिख के लिख सकते हैं। मैं इसको फिलहाल समाप्त कर रहा हूं। जितनी भी इन्होंने मान्यता मानी सभी को आलोचनाओं के रूप में बता दिया गया। एक बात। दूसरी बात, इनकी परिकल्पना विज्ञान के गलत मान्यताओं पर आधारित है। देखिए, इनकी परिकल्पना विज्ञान के गलत मान्यताओं पर आधारित है। तो इस तरह से जो ये आपका पहला वीडियो समाप्त हुआ, ठीक है। इसमें एक परिकल्पना के बारे में और आपको बताया जाएगा, जो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, जो इनके संशोधन के रूप में आई थी। अब यहां से जो भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण परिकल्पना पर आधारित कौन सी परिकल्पना है, तो आप कहेंगे कांट की केंद्रापसारी बल की गलत मान्यता पर आधारित किसकी परिकल्पना है, तो कहेंगे कांट। समझ में आई बात? कांट की परिकल्पना बहुत दिनों तक मानी गई, लेकिन लाप्लास की जब परिकल्पना आई तो यह परिकल्पना क्या हो गई? बेकार सिद्ध हुई। मतलब इसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चूंकि बात शुरू हुई है, इसलिए ये परिकल्पनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। समझ में आ रही बात ना? तो अगला वीडियो अभी देखिए 1 से 2 घंटे में जाएगा, तब तक इसका अध्ययन आप करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सुनने के लिए।